लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान में मात्र अब 3 दिन बचे हैं और इसी चरण में बिहार के कटिहार लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव होना है। और बिहार के कटिहार लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की तरफ से जेडीयू को टिकट मिला था और जेडीयू ने दुलाल चंद गोस्वामी को अपना कैंडिडेट बनाया है। दुलाल चंद गोस्वामी वो नेता हैं जो उसी निखिल कुमार चौधरी का टिकट काटकर खुद लोकसभा चुनाव का टिकट पा लेते हैं, जिस निखिल कुमार चौधरी की उंगली पकड़ करके दुलाल चंद गोस्वामी राजनीति की दुनिया में कदम रखे थे। साल 2014 में निखिल कुमार चौधरी कटिहार लोकसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी लहर के बावजूद चुनाव हार गए थे। भाजपा के टिकट पर लड़ते हुए भी वो भी हारे तो थे। दुलाल चंद गोस्वामी भी, दुलाल चंद गोस्वामी 2015 का जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उसमें महागठबंधन की तरफ से लड़ते हुए, जिसमें कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सब एक साथ थी, उसके बावजूद वो हार गए थे। लेकिन इस हार के बावजूद उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया गया, यानी कि एक हारे हुए विधायक को टिकट दे दिया गया लोकसभा का और काट दिया गया टिकट किसका? एक हारे हुए सांसद का। अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों भाजपा ने कटिहार लोकसभा क्षेत्र अपने पास नहीं रखा 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिनके पास निखिल कुमार चौधरी जैसा लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुका नेता मौजूद था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गुत्थी है, जिस गुत्थी के ऊपर हम आज यहाँ पे बात नहीं करेंगे। निखिल कुमार चौधरी के ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम अपने आप को सीमित रखेंगे दुलाल चंद गोस्वामी के बारे में उन 10 महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्यों के तक सीमित रखेंगे जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप वहां के वोटर हैं तब तो बहुत जरूरी है, और अगर आप बिहार की राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, कटिहार की राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो इन 10 तथ्यों को जानना आपको चाहिए। इन 10 तथ्यों में पहले नंबर पे यही है कि जो उनका रिश्ता, गहरा रिश्ता था निखिल कुमार चौधरी का, उनका इतिहास क्या है। 1987 में कटिहार जो जिला है वहाँ पे महानंदा नदी है, वहाँ पे गंगा नदी है, एक तरफ महानंदा एक तरफ गंगा नदी है, वहाँ पे बहुत भीषण बाढ़ आया था। उस भीषण बाढ़ में तबाह हो गए थे दुलाल चंद गोस्वामी, उनका 3-4 एकड़ जमीन, उनका घर, सब कुछ तबाह हो गया था। और उस तबाही के कारण घर परिवार चलाने के लिए वो पटना आ गए थे और पटना आकर के वो ऑटो चला रहे थे। 2 साल तक वो पटना शहर में, इसी पटना शहर में ऑटो चला करके अपना परिवार का भरण पोषण किए। लेकिन 1990 का साल आते आते 1980 का दशक खत्म होते होते निखिल कुमार चौधरी कटिहार लोकसभा क्षेत्र में अपनी गतिविधि बढ़ा देते हैं, वो तेज कर देते हैं। और चूंकि निखिल कुमार चौधरी का अच्छा संबंध था दुलाल चंद गोस्वामी के साथ, तो 1990 का समय आते आते, उनके एक्टिव होते ही दुलाल चंद गोस्वामी भी चले जाते हैं वापस कटिहार, और वहां पे जाके धीरे धीरे राजनीति में एक्टिव होने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पकड़ भी बनाना शुरू कर देते हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में। जिस तरह से निखिल कुमार चौधरी भाजपा के नेता थे, भाजपा के कोर मेंबर थे, भाजपा के कट्टर नेता थे, उसी तरह से दुलाल चंद गोस्वामी भी भाजपा में ही चले गए। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे, इनके नेता बनने में ऑटो का कितना महत्व है, ऑटो चलाने को कितना महत्व है, कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जब उनका नॉमिनेशन हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कटिहार लोकसभा क्षेत्र से, तब उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया है ऑटो रिक्शा चला करके। वो ऑटो रिक्शा चलाए और उन्होंने स्टेटमेंट बजाफ्ता दिया कि उनका जीवन ही शुरू हुआ था, राजनीति का जीवन ही शुरू हुआ था इस ऑटो रिक्शा से पटना में, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण मानते हैं अपने राजनीतिक जीवन में उस ऑटो रिक्शा को। अब आ जाइए महत्वपूर्ण तथ्य तीसरे पे। इस ऑटो के सहारे दुलाल चंद गोस्वामी मात्र 21 साल की उम्र में कटिहार लोकसभा क्षेत्र के बरसोई प्रखंड के भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष बन जाते हैं। और उसके बाद फिर 1995 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तो वहां पे निखिल कुमार चौधरी की मदद से इन्हें विधानसभा का टिकट मिल जाता है बीजेपी की तरफ से, और ये वो चुनाव लड़ते हैं और CPI-ML के मुन्ना आलम को लगभग 10,000 वोटों से चुनाव हराते हैं। और ये पहली बीजेपी की जीत थी इस विधानसभा क्षेत्र में, और या फिर कहीं इस जिले में। लेकिन अगले चुनाव में ये महबूब आलम से लगभग 27,000 वोटों से हार जाते हैं। उसके बाद फिर लगातार 2 चुनाव और हारते हैं, जो कि 2005 के फरवरी में और एक 2005 के अक्टूबर में हुआ था। तो ये जब दोनों चुनाव ये CPI-ML के उम्मीदवार से ही हारते हैं, तो हारने के बाद ये एक ऑब्वियस सा है कि लगातार 3 बार चुनाव हारने वाले कैंडिडेट को भाजपा ने टिकट नहीं दिया अगले विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2010 के विधानसभा चुनाव में। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने
जो इनका सीट था, दुलाल चंद गोस्वामी का था, वो सीट दे दिया जेडीयू को। जैसे कि 2014 में जब निखिल कुमार चौधरी हारेंगे तो उसके बाद बीजेपी कटिहार लोकसभा क्षेत्र दे देगी जेडीयू को। तो एक हार के बाद जिस तरह से निखिल कुमार चौधरी का सीट दे दिया गया बीजेपी से ट्रांसफर होकर जेडीयू को, उसी तरह से दुलाल चंद गोस्वामी का 3 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो सीट बीजेपी से ट्रांसफर करके दे दिया गया जेडीयू को। अब जेडीयू वहां से चुनाव तो 2010 का लड़ती है लेकिन हार जाती है, और दुलाल चंद गोस्वामी पहली बार निखिल कुमार चौधरी के खिलाफ, उनके मन के खिलाफ जाकर के निर्दलीय चुनाव वहां से लड़ जाते हैं बारसोई विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि उसका परिसीमन के कारण बदल जाता है, नया वो हो जाता है, नया विधानसभा क्षेत्र बन जाता है, लेकिन वहां पे वो निर्दलीय लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। और जीतते भी तो ऐसे जीतते हैं, पहले नंबर पे ये रहते हैं, दूसरे नंबर पे सीपीआईएमएल का कैंडिडेट रहता है, तीसरे नंबर पे आरजेडी का कैंडिडेट रहता है, और जेडीयू का कैंडिडेट मोहम्मद सिद्दीकी 7वें नंबर पे फेंका जाते हैं और उनको मात्र 2.4% वोट मिलता है। इस जीत के कारण दुलाल चंद, मतलब निर्दलीय लड़ते हुए जीतने के कारण दुलाल चंद गोस्वामी का कदकाठी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके कारण जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ इनकी करीबी भी बढ़ने लगती है। अब इस करीबी से आ जाइए नंबर 4 पे। दुलाल चंद की कदकाठी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके साथ साथ दुलाल चंद गोस्वामी का निखिल कुमार चौधरी के साथ रिश्ता भी खराब होना शुरू हो गया था, और उसके पीछे मुख्य 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि दुलाल चंद गोस्वामी बीजेपी के खिलाफ जाकर के, अपनी पार्टी के डिसीजन के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, और दूसरी तरफ निखिल कुमार गोस्वामी बिल्कुल पार्टी के कट्टर थे, तो वो किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किए। और इसके बाद दूसरा जो कारण बना इनका बीच में रिश्तों खराब होने के लिए, वो ये था कि दुलाल चंद गोस्वामी निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद जेडीयू से और नीतीश कुमार से करीबी बढ़ाने लगे थे, और जेडीयू और नीतीश कुमार भी इनसे करीबी बढ़ाने लगा था। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि नीतीश कुमार को, जेडीयू को लगा कि कटिहार में एक अच्छा नेता उनके पाले में आ सकता है, जो कि जिनके भविष्य में, क्योंकि कटिहार में जेडीयू के पास कोई लीडर नहीं था, कोई विधायक लड़ने लायक लीडर नहीं था। 10 के चुनाव में एक जेडीयू को टिकट मिला भी कटिहार में, तो वो 7वें नंबर पे चले गए थे। यहां से निखिल कुमार चौधरी का पतन शुरू होता है और दुलाल चंद गोस्वामी का राइज शुरू होता है, क्योंकि 2010 के ही चुनाव से नीतीश कुमार का राइज शुरू होता है और उनके साथ दुलाल चंद गोस्वामी का भी राइज शुरू होता है। नीतीश कुमार का विरोध करने वाले हर एक नेता का पतन भी होता है इसके चुनाव के बाद। और उसके पीछे एक और बड़ा कारण बनता है दुलाल चंद गोस्वामी का राइज होने के पीछे, कि जब 2013 में प्रधानमंत्री के पद के ऊपर जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए एनडीए से बाहर आ गए और अपने दम पे सरकार बिहार में बनाए थे, तो अपने दम पे सरकार बनाने में 116 सीट के आसपास 6-7 सीट इनको कम रहा था, तो इन्होंने निर्दलीय से सबसे सपोर्ट लिया था नीतीश कुमार ने। तो उस निर्दलीय में दुलाल चंद गोस्वामी भी एक लीडर थे जिन्होंने नीतीश कुमार का सपोर्ट किया था। उसके बाद फिर जीतन राम मांझी की सरकार बनी, नीतीश कुमार ने ही बनवाई, और उस जीतन राम मांझी की सरकार में इनको मंत्री पद दिया गया। श्रम मंत्रालय, श्रम संसाधन मंत्री इनको बनाया गया था जीतन राम मांझी की सरकार में। दूसरी तरफ निखिल कुमार चौधरी वही 2014 में जब ये मंत्री बनते हैं, उसी साल चुनाव हार जाते हैं, लोकसभा चुनाव कटिहार का। और दुलाल चंद गोस्वामी की राजनीतिक विस्तार में ये हार, निखिल जी का हार, उनका मंत्री बनना, गोस्वामी जी का, ये बहुत बड़ा एक जंप देता है उनके लिए। पूरा जीवन राजनीतिक पैठ जो है, राजनीतिक गलियारा या फिर राजनीतिक जमीन तैयार कर देता है दुलाल चंद गोस्वामी के लिए, निखिल कुमार का हारना और उनका मंत्री बनना निर्दलीय लड़ते हुए। दूसरी तरफ कटिहार लोकसभा क्षेत्र में जेडीयू का मैदान पूरी तरह से खाली था लोकसभा के स्तर पे भरने के लिए, और भरने के लिए दुलाल चंद गोस्वामी से बेहतर कैंडिडेट जेडीयू को या नीतीश कुमार को कौन हो सकता था, कोई और लीडर भी नहीं था वहां पे। अब आ जाइए 5वें नंबर पे। इस बीच में दुलाल चंद गोस्वामी के व्यक्तिगत जीवन में भी काफी सुधार हुआ था जब ये निर्दलीय जीते और मंत्री बने। इनके संपत्ति में सबसे ज्यादा वृद्धि इनके पूरे राजनीतिक जीवन में तभी हुई थी जब ये 2010 का निर्दलीय विधायक का चुनाव जीते थे, क्योंकि इनके बनने के कारण इनको मंत्री पद भी मिला, और जब नीतीश कुमार ने अलग से सरकार बनाई अपनी, तब उसमें इनको ज्यादा वैल्यू मिला क्योंकि निर्दलीय थे। 2010 के हलफनामे के अनुसार जो इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है, सभी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं सभी कैंडिडेट, उसके अनुसार 2010 में इनकी संपत्ति थी मात्र 32,07,601 रुपये। लेकिन 2014 में जब ये मंत्री बनते हैं नीतीश कुमार की सरकार में, जीतन राम मांझी के सरकार में, तब इनकी संपत्ति लगभग 3 गुना बढ़ जाती है और लगभग 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है।
लेकिन उसके बाद फिर 2019 में जब ये सांसद बने तो उसके बाद अगले 5 सालों में इनकी संपत्ति 2 गुनी भी नहीं बढ़ी। यानी कि 4 साल विधायक रहते हुए 3 गुनी बढ़ी और 5 साल सांसद रहते हुए 2 गुनी भी नहीं बढ़ी। 2019 में इनकी संपत्ति थी 1,33,02,734 रुपए और 2024 में इनकी हो गई है 2,38,13,270 रुपए, यानी कि दुगनी भी नहीं बढ़ी है। 2019 के चुनाव के हलफनामे में इन्होंने 1 बंदूक रखने की बात कही थी और 5 साल के बाद अब ये इनके पास 2 बंदूक है। मतलब कि विधायक बनने के बाद पहली बार सांसद बने तो वहां पे इनका प्रोग्रेस हुआ है बंदूक रखने के मामले में। पैसे में कुछ खास ज्यादा बहुत अंतर नहीं आया है। अब आ जाइए नंबर 6 पे। लेकिन दुलाल चंद गोस्वामी को झटका तब लगता है जब 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन की लहर होने के बावजूद महागठबंधन से लड़ते हुए, जिसमें कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस तीनों चुनाव मिलकर के लड़ रही थी, उसके बावजूद वो हार जाते हैं। और हारे भी तो ऐसे नहीं हारे, तीसरे नंबर पर फेंका जाते हैं। इस हार से निखिल कुमार चौधरी ने इस हार में निखिल कुमार चौधरी ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि 2014 का चुनाव हारने के बाद, लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो किसी भी कीमत पर कटिहार लोकसभा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को बड़ा होते नहीं देखना चाहते थे, कि उन्हें पता था कि अगर बड़ा कोई होगा, खास करके अगर गोस्वामी बड़े होंगे तो उनके लिए चैलेंज हो सकता है। और दूसरा कारण ये था कि दुलाल चंद गोस्वामी ने बीजेपी के खिलाफ काम किया था 2010 में, तो वो गुरह निकाले हुए थे, क्योंकि ये कट्टर बीजेपी के सपोर्टर थे निखिल कुमार चौधरी। तो इन 2 कारणों से उन्होंने पूरा प्रयास किया कि 2015 का चुनाव दुलाल चंद गोस्वामी नहीं जीते, और वो जीते भी नहीं, हार गए। लेकिन उसके बाद हुआ उल्टा। उनको लगा कि 2019 में ये हार जाएगा, 15 में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो गया उल्टा। 15 में चुनाव हारने के बावजूद 2017 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश और भाजपा एक साथ, फिर से भाजपा नीतीश सरकार एक साथ आ गए। तो नीतीश कुमार ने दुलाल चंद गोस्वामी के लिए कटिहार लोकसभा क्षेत्र जेडीयू के लिए ले लिया, और इस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में निखिल कुमार चौधरी का पत्ता कट गया और दुलाल चंद गोस्वामी को जेडीयू की तरफ से टिकट दे दिया गया। जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था कि कैसे एक हारे हुए विधायक को टिकट दे दिया गया लोकसभा का, एक हारे हुए सांसद का टिकट काट करके। अब आ जाइए नंबर 7 पर। हालांकि भाजपा के पास निखिल कुमार चौधरी के अलावा और भी 1-2 उम्मीदवार थे जो लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे कटिहार लोकसभा क्षेत्र से। उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी थी, और उनकी राजनीतिक हैसियत जो थी दुलाल चंद गोस्वामी से कहीं ज्यादा बेहतर भी थी। उदाहरण के लिए विनोद कुमार सिंह हो गए, भाजपा के नेता हैं, कटिहार लोकसभा क्षेत्र के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार वो 2 बार विधायक बन चुके हैं। लगातार 2 बार तो दुलाल चंद गोस्वामी कभी नहीं बने थे। हालांकि अब उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन 2019 में वो दावेदारी पेश कर सकते थे, वो लड़ सकते थे और बेहतर कैंडिडेट बीजेपी के लिए हो सकते थे। इसके अलावा एक और हैं अशोक अग्रवाल, वो भी भाजपा से बड़े नेता हैं, कटिहार में 3 बार विधान परिषद का चुनाव जीत चुके हैं। उसके अलावा जो हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद सिन्हा, वो भी कटिहार विधानसभा क्षेत्र से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, लड़ चुके हैं, तो उन्हें भी दावेदार बना सकती थी बीजेपी। लेकिन नीतीश कुमार अड़ करके जेडीयू के लिए वो टिकट ले लिया जेडीयू के खाते में, और जेडीयू ने दे दिया वो टिकट दुलाल चंद गोस्वामी को। और ये तीनों दुलाल चंद गोस्वामी के से कहीं ज्यादा बेहतर थे, जो 2015 में महागठबंधन के उम्मीदवार होने के बावजूद वो चुनाव हार चुके थे। जबकि ये लोग 2-2 बार चुनाव, 1-2 बार विधायक लगातार बन चुके हैं, 1-3 बार विधान परिषद बन चुके हैं। इनका टिकट काट करके, इनको न दे करके एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया कि दुलाल चंद को, जो 2015 का चुनाव हार चुके हैं, तीसरे नंबर पे गए हैं, 3-3 पार्टियों के गठबंधन के बावजूद हारे हैं। अब आ जाइए नंबर 8 पर। इस बीच 2008 में परिसीमन का भी खेल खेला गया, क्योंकि बारसोई विधानसभा क्षेत्र में लगातार लेफ्ट के विधायक जीत रहे थे, विधायक बन रहे थे, और महबूब आलम उस क्षेत्र के सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभर रहे थे। तो वो खतरा हो सकते थे बीजेपी के लिए भी, जेडीयू के लिए भी, या फिर कांग्रेस के लिए भी। तो उस खतरे को खत्म करने के लिए, जैसा कि इस देश में होता है कि जहां जहां पे लेफ्ट के उम्मीदवार मजबूत होते हैं थोड़े से भी, उसको परिसीमन के सहारे उस विधानसभा क्षेत्र को या उस लोकसभा क्षेत्र को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। इसके पहले भी हमने कई वीडियो बनाए जिसमें इस पॉइंट को हमने बताया था आपको। तो 2008 के परिसीमन में बारसोई विधानसभा क्षेत्र को खत्म कर दिया गया कंप्लीटली। अब कोई बारसोई विधानसभा क्षेत्र है ही नहीं, और उसके बदले बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि नया विधानसभा क्षेत्र में लेफ्ट के उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र में कमजोर पड़ जाएंगे। और हुआ भी वही।
2008 के परिसीमन के बाद जब 2010 का चुनाव लड़ा गया तो 2010 के चुनाव में लेफ्ट के कैंडिडेट महबूब आलम 2010 का चुनाव बलरामपुर से हार जाते हैं और उसी में दुलाल चंद गोस्वामी जीतते हैं। वही चुनाव वो परिसीमन के कारण, वरना वो नहीं हारते। हालांकि दुलाल चंद गोस्वामी वो चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन 15 में वो हार जाते हैं क्योंकि 5 साल में फिर से लेफ्ट अपने आप को उस क्षेत्र में मजबूत कर लिया। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ अच्छी खासी बना ली और लेफ्ट के महबूब आलम 2015 में भी और फिर उसके बाद 2020 में जो आखिरी चुनाव हुआ बिहार विधानसभा चुनाव, वहां पे वो चुनाव जीते हैं महबूब आलम ही, वही CPI-ML जीती है। अब आ जाइए नंबर 9 पे। 2024 में दुलाल चंद गोस्वामी के रास्ते इतने भी आसान नहीं रहेंगे क्योंकि 1 साल पहले दिसंबर 2022 में ट्विटर पर कटिहार नरसंहार के नाम से एक ट्रेंड हुआ था ट्विटर के ऊपर, और ये घटना थी बकिया दियारा के आसपास की, जिसमें भूमिहार जाति के दबंग नेता मोहना ठाकुर ने यादव जाति के पिंकू यादव के गैंग के लगभग आधा दर्जन लोगों को मार दिया था। संतोष रेणुवाल और जैसे पप्पू यादव जैसे लोग हैं, पिछले लोग थे, पिछले को नेता हैं, ये लोग वहां पे जाके भड़काऊ भाषण भी देते और उसके कारण यादव और उसके बीच में पोलराइजेशन और भूमिहार का पोलराइजेशन हुआ था। इस घटना के बाद यादव और भूमिहार जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ हुए थे और उनका ध्रुवीकरण हुआ था, उससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ दुलाल चंद गोस्वामी का हो सकता है क्योंकि कटिहार लोकसभा क्षेत्र में मुश्किल से 50,000 भूमिहार वोटर हैं और निखिल कुमार चौधरी भूमिहार जाति से आते हैं, जबकि कटिहार में यादव और मुस्लिम को अगर आप मिला देते हैं तो वो आधे से ज़्यादा वोटर हो जाते हैं। लगभग 52% वोटर इन्हीं 2 जातियों का है। तो MY समीकरण यहाँ पे काम आ जाता है और अगर ये दोनों एकजुट हो जाता है, जैसा कि यादव के हो गया था 2022 में जब वो कटिहार नरसंहार हुआ था, यादव एक साथ एकजुट हो गया था, वरना निखिल कुमार चौधरी को यादव ही वोट करते थे। लेकिन उस घटना के बाद इवन दुलाल चंद गोस्वामी को भी यादव वोट करते थे क्योंकि कटिहार लोकसभा क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट होता है, वहां पे जाति के नाम पे कम होता है। लेकिन जिस तरह से नरसंहार के बाद, कटिहार नरसंहार 2022 दिसंबर के बाद जिस तरह से वहां पे पोलराइज जाति के नाम पे हुआ, तो अगर वो मुसलमान और यादव एकजुट होकर के एक मुश्त होकर के वोट कर दिए जिसको भी, और करेंगे भी किसको, तो कांग्रेस के कैंडिडेट को ही करेंगे, तो वहां पे दुलाल चंद गोस्वामी का जीतना लगभग असंभव सा दिख रहा है। उसके ऊपर से जिस तरह से बीमा भारती JDU को छोड़ करके RJD में चली गई है, वो गंगोटिया जाति से है और गंगोटिया जाति के वोटर भी अच्छे खासे हैं जो कटिहार विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि नदी के किनारे ये लोग रहते हैं और 2 नदी है कटिहार लोकसभा क्षेत्र में, गंगा एक तरफ बहती है और महानंदा दूसरी तरफ बहती है। तो गंगोटिया जाति के वोटर यहाँ पे अच्छे खासे हैं, गंगोटिया जाति के वोटर एकजुट होते हैं। बीमा भारती को बेइज्जत किया गया है JDU की तरफ से। अब वो ट्रेडिशनली वोटर थे, जो गंगोटिया होते थे वो NDA को ही वोट करते थे, लेकिन इस बार बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो इनको वोट करेंगे। अब आ जाइए 10वें और आखिरी नंबर पे। इनके जीवन में यानी कि दुलाल चंद गोस्वामी के जीवन में बहुत ज़्यादा विवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक अगर आप वो जो कटिहार नरसंहार हुआ उसमें भी इनका कोई लेना देना नहीं है। उसके पिछले 5 सालों में कोई खास आपको दिखेगा नहीं इनके विवाद है। पिछले साल एक वज्रपात हुआ था, इन्हीं के क्षेत्र में हुआ था, और जब जिनके ऊपर वज्रपात के कारण जिन परिवार का मृत्यु हुआ था, वो जब इनको फ़ोन किए थे तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था, इनके प्रतिनिधि ने फ़ोन नहीं उठाया था। और जब ये मिलने के लिए गए थे तो इनका विरोध हुआ था, उनके खिलाफ नारा भी लगा था। पीड़िता ने ये आरोप लगाया था कि सांसद महोदय ने उनका फ़ोन ही नहीं उठाया, उनसे बात नहीं करते हैं। हम इसी तरह से एक और छोटी घटना घटी थी कि एक युवक को इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। दरअसल हुआ ये था कि इनके क्षेत्र का ही वो युवक था, अपनी पत्नी का प्रसव कराने के लिए आया था। अस्पताल में कुछ करप्शन चल रहा होगा, पैसे मांग रहे होंगे, तो ये शिकायत करने के लिए सांसद महोदय के पास गए। सांसद महोदय ने कहा कि ऐसे शिकायत किया जाता है, लिख करके दो, और उसी में थप्पड़ जड़ दिया। सांसद महोदय, हमारे यहाँ पे 10 दिन पहले जो है हमारे वाइफ का प्रसव हुआ था, तो प्रसव में जो है कि यहाँ पे नर्स लोग जो है पैसे का डिमांड किया 5,000 रुपया। तो हम पैसे देने में असमर्थ थे, तो आनाकानी करके किसी तरह 2,000 रुपया दिए। हम बोले हमारे पास पैसे नहीं है। बोला पैसे नहीं देंगे तो प्राइवेट में ले जाइए अपने पेशेंट को, यहाँ पे नहीं है, जाइए मेडिकल कॉलेज। तो फिर हम 2,000 दिए, तो फिर यहाँ पे जो है प्रसव करवाया। फिर दवाई का सुविधा यहाँ होते हुए भी हमको दवाई नहीं मिला, फिर बाज़ार से हम 800 रुपये का दवाई ला के दिए।
और यही कंप्लेन आज आए हुए थे संसद महोदय दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, तो उनको ये कंप्लेन दिए तो वो हम पे 2 तारीख खींच दिए। क्या क्यों? क्यों बोला ये सब जो है खुले में क्यों बोला, लिख के तो हम बोले लिख के हम दिए हुए हैं, एसपी साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हुए हैं। जैसा कि शिकायतकर्ता का कहना है, सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसी खबरें आई थी और बनी थी। आपको भी कोई शिकायत में हो न्यूज हंटर से तो हमें बताइए। एक वीडियो देख करके हमें आप गोदी मीडिया या मोदी मीडिया या मतलब कांग्रेस मीडिया, आजकल तो होल्ड लगा हुआ है, आप इधर हैं नहीं तो इधर हैं, बीच में रहने किसी को दिया नहीं जाता है। तो अगर आपको कोई जजमेंट करना है हमारे ऊपर तो 1-2 वीडियो देखिए, एक वीडियो के आधार पर नहीं कीजिए और बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।